जबकि आप सेटिस्फाइड हैं। आपको एहसास होगा कि बाकी दुनिया तब तक के लिए ठीक होगी जब तक कि आपके और हमारे लिए कुछ नया सीखने के लिए रखा है। क्योंकि कुछ नया सीखना सबसे मजेदार एक्टिविटीज में से एक हो सकती है जब आप इसको दिल लगा कर करें, ताकि आप पूरी तरह से सीखने का मजा ले सकें और फिर कुछ बेसिक सवालों के बारे में सोचना शुरू करें, बल्कि कुछ बहुत ही बेसिक सवालों के बारे में, जैसे कुछ नेचुरल फेनोमेना के बारे में। हम इस एपिसोड को ऐसा नाम देंगे, इसका क्या मतलब है नेचुरल। नेचुरल शब्द बहुत ही फनी है, ये बहुत मतलब भरा शब्द है। उससे हमारा क्या मतलब है? जब आप किसी चीज को देखते हैं, और हम सभी पूरी ह्यूमन रेस इसे देख सकती है, तो हम उसे नेचुरल कहते हैं। लाइटनिंग या अर्थक्वेक, टाइडल वेव या सुनामी। मुझे सिर्फ बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीजें भी हैं, जैसे रेनबो जो नेचुरल होती हैं। तो हम नेचुरल चीजों को और कई चीज से कैसे अलग कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, एक देश ने एक मिसाइल में कई वेपन्स को लोड किया, बहुत सारी एक्सप्लोसिव चीजें, जैसे TNT या एक्सप्लोसिव कहते हैं, बहुत सारी चीजें जो बूम से फूट सकती हैं। आप उनमें से बहुत कुछ को एक मिसाइल में डालते हैं, उन्हें दूसरे देश पर डालते हैं, वो बम से फूट जाती है। नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है ना। नेचुरल शब्द का ऑपोजिट शब्द एक है मैन मेड। मैन मेड को आर्टिफिशियल भी कहा जा सकता है। आर्टिफिशियल एक तरीका है मैन मेड कहने का। आप जानते हैं कि हमने इसमें दखल दिया है, हमने। तो नेचुरल फिनोमेना का मतलब है कि हम कुछ ऐसी चीजों को देखने जा रहे हैं जिन्हें आपने पहले भी देखा है, जिन्हें हम नहीं कर रहे, तो ये खुद से या नेचुरल तरीके से हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं नेचुरल बहुत मतलब वाला शब्द है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि ये अपने आप हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे, क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आपको तब आएंगे जब आप किसी ऐसी चीज को समझेंगे जिसे आप पहले नहीं समझते। अगर ये ऐसा कुछ है जो आप सीख रहे हैं, तो ये एक अलग कहानी है। इसीलिए ये चैप्टर केवल 2 चीजों के बारे में है बस। तो एक ये है लाइटनिंग के बारे में होने जा रहा है, और दूसरा है कि अर्थक्वेक के बारे में, बस इतना ही। तो लाइटनिंग और अर्थक्वेक 2 नेचुरल फेनोमेना है, इसलिए चैप्टर को 2 नेचुरल फेनोमेना नाम दिया जा सकता है। लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें कुछ और चीजों की गहराई में जाना होगा जिन्हें आप पहले से जानते हैं। उदाहरण के लिए, पिछला चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। किस चीज का करंट? पानी का करंट नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जब भी आपके पास हिलते हुए चार्जेस हैं, तो आप जानते हैं इसे करंट कहा जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर चार्जेस रुके हो तो क्या होगा? वो हिल नहीं रहे। क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्योंकि ये चैप्टर भी उसी के बारे में है। और फिर ये सवालों के बारे में सोचकर पागल होने के बारे में है, जैसे लाइटनिंग कैसे बनाई जाती है। ये मानव के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहा है, ये सालों से है, और सालों से मेरा मतलब है हजारों सालों से। इंसान जिस तरह की चीजों को समझना चाहता था, उनमें से एक लाइटनिंग है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत खतरनाक है। शायद इसी से हमने आग का आविष्कार किया था। जब लाइटनिंग किसी चीज पर गिरी, तब उन्होंने उस चीज को जलते देखा होगा कि आग भी पॉसिबल है। ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ था, लेकिन लाइटनिंग ऐसी चीज है जो बहुत ही आकर्षक है, और आपको ये भी सतरंगे लग सकते हैं। ये कभी कभी सुंदर दिखती है, ये खतरनाक है। ये खतरनाक क्यों है? अगर कोई तूफान आता है तो आपको उससे बचना है, तो आपको क्या करना चाहिए? और इससे भी लाइटनिंग को शेप कैसे मिलता है। अब लाइटनिंग को देखते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये यहाँ से शुरू होती है, वहां जाती है, और वहां जाती है, ब्रांचेस निकलती है, लगभग पेड़ के रूट जैसा दिखता है ना। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? क्योंकि आप में ऐसे ज्यादातर लोगों ने लाइटनिंग को ऐसे करते थे, बादलों से जमीन तक। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका विपरीत भी हो सकता है? जमीन से बादलों की और लाइटनिंग जाती है, या लाइटनिंग की कोई और दिशा हो सकती है? क्या ये बादलों या किसी और चीज के बीच किसी और रैंडम दिशा में जा सकती है? क्योंकि मैं मान रहा हूं कि आपको ये पहले से पता है कि इन बादलों और बारिश के साथ कुछ करना है, क्योंकि बारिश नहीं होने पर ऐसा नहीं होता है। आप अचानक लाइटनिंग और अर्थक्वेक भी नहीं देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक किसी जगह पर जमीन बहुत तरह से हिलने लगती है? नीचे क्या हो रहा है जो ऐसा कर रहा है? और आपको ये समझना होगा कि अर्थ के कोर में क्या हो रहा है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि यहां सब क्यों हिल रहा है। अब जब हम इसमें से हर एक को एंजॉय करना शुरू करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, जितना आपने पहले नहीं सोचा होगा कि आप सीखेंगे। क्योंकि बहुत पहले हम जानते थे कि स्पार्क क्या होता है। वे जानते थे कि बहुत सी चीजें स्पार्क करती हैं, जैसे एक ग्लास रॉड। तो ग्लास का आविष्कार बहुत टाइम पहले किया गया था, लेकिन फिर उससे पहले ये 14th सेंचुरी में था। लेकिन उससे पहले उन्हें पता था कि छोटी सी स्पार्क उड़ती है। अगर आप ऊन लेते हैं और एम्बर लेते हैं, और फिर आप इनमें से दोनों को एक साथ रगड़ते हैं, तो स्पार्क उड़ेगी। लेकिन हमें यह समझने में बहुत समय लगा कि लाइटनिंग वास्तव में बहुत
बहुत बहुत बहुत बड़ी स्पार्क है। ये छोटी सी स्पार्क है और आपको पता है, आपने जो घर में लाइटर देखा है जिससे स्टोव जलाते हैं, आपने वहां देखा होगा, आपको वहां छोटी सी स्पार्क दिखेगी। क्या आपने नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो अब आप इसे देखिए। ये एक छोटा सा स्पार्क है जो उड़ जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये छोटी सी स्पार्क को बड़ा करें, बहुत बड़ा बनाएं और इसे एक बादल से जमीन तक भेजें, वो लाइटनिंग है। और ये चैप्टर यही समझने के बारे में है। और सरप्राइजिंग बात है, इंसानों को यह समझने में लगभग 2000 साल लगे कि ये स्पार्क और वो स्पार्क एक ही है। ये बहुत बड़ी स्पार्क है। लाइटनिंग सिर्फ एक बहुत बड़ी स्पार्क है। तो अगर आप समझते हैं कि स्पार्क कैसे बनाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि लाइटनिंग कैसे पैदा होती है। लेकिन लंबे समय तक हम इसे इस तरह से देखना नहीं चाहते थे। आप जानते हैं हम इसे क्या कहते थे? लाइटनिंग देवताओं का गुस्सा है। कोई बाहर बादलों पर बैठा है जो कहता है कि जो तुमने किया वो मुझे पसंद नहीं, तुम पर लाइटनिंग गिराता हूं। ठीक इसी तरह उन्होंने इसकी कल्पना की थी। इसे देवताओं का गुस्सा कहा जाता था। तो जूस ने अपने हाथ में लाइटनिंग बोल्ट पकड़ रखा था। वो उनका हथियार था। एक हथियार के तौर पर एक लाइटनिंग बोल्ट को इमेजिन करें। तो जिस तरह से हम इनको बनाने में कामयाब हुए वो शानदार है। तो वो क्या करेगा? जब भी वो गुस्से में होगा तो एक थंडरस्टॉर्म धरती पर आता है। एक शानदार कहानी, सिवाय इसके कि कुछ लोगों ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा शायद अगर मैं प्रेडिक्ट कर सकूं कि कब जूस नाराज होगा तो आप मुझ पर और भरोसा भी करोगे। तो उन्होंने कहा परसों मुझे लगता है कि एक और लाइटनिंग आएगी। उन्होंने ऐसा कैसे कहा? यह भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इसलिए जब हम समझते हैं कि स्पार्क कैसे बनता है तो हम समझ सकते हैं कि ये बड़े स्पार्क कैसे बनते हैं। और क्या ये उपयोगी नहीं होगा? तो ये मॉड्यूल और ये चैप्टर या ये एपिसोड इन चीजों के सीखने के बारे में है। हमारे आसपास में नेचुरली कुछ चीजें कैसे होती हैं और उनके बारे में और भी कैसे जान सकते हैं।